जी, तो आज का हमारा लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे आप लोगों ने फाइंड करने हैं और कैसे कांटेक्ट करना है। ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, उनकी वेबसाइट्स कैसी होती हैं, वेबसाइट्स को आपने कैसे जज करना है, और ये सब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कांटेक्ट के लिए वैसे जो कॉल्स और ईमेल्स वाला होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आप लोगों में से फर्स्ट क्लास में किसी ने नंबर के लिए बात की थी तो वो मैंने शेयर करवा दिया था। आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। और बाकी फिर मैं दोबारा जब शेयर करवाऊंगी वो हम कॉल्स वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने यहीं तक रखने हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी ये नोट किया था कि आप लोग आगे के सवाल बहुत पूछते हैं। तो प्लीज़ आज की क्लास में कॉल से रिलेटेड कैसे कांटेक्ट करना है ये वो वाले सवाल अभी मत कीजिएगा, जब मैं बताऊंगी फिर उसके बाद हम लोग उन सवालात की तरफ भी जाएंगे। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते क्या हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो ब्रांड से या तो सप्लायर्स और होलसेलर से डायरेक्ट बल्क में परचेज कर रहे होते हैं और फिर वो आगे रिटेलर्स को सेल कर रहे होते हैं। रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनकी रिटेल शॉप होती है, जैसे हम हैं अमेजोन पे हम सेल करेंगे, या तो हम अगर अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तब हम रिटेलर कहलाते हैं। अब लेकिन जब हम खुद जाएंगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सामने तो हम उसको एज अ होलसेलर रिप्रेजेंट करेंगे खुद को उसके सामने, ठीक है। हम लोगों ने अगर ब्रांड के सामने हम बता देते हैं हम ऑनलाइन रिटेलर हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर से हम बात कर रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना होता है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो हम खुद को होलसेलर रिप्रेजेंट करें। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैम होलसेलर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, मैन्युफैक्चर चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, ठीक है। और सप्लायर जो होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय करता है प्रोडक्ट्स को। होलसेलर भी कर सकता है लेकिन होलसेलर यूजुअली बाय नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर का हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लायर्स के साथ कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो आपने परचेज करनी ही करनी है हमसे और फिर आगे जाके उसको मार्केट करना है। मार्केट में उनसे कौन परचेज करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह, ये सब सप्लायर से परचेज कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के दरमियान हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब होलसेलर क्या करते हैं? होलसेलर हमेशा वही प्रोडक्ट्स बाय करते हैं जो कंपेटिटिव होती हैं और जिन पे सेल्स आती हैं, ठीक है। सप्लायर्स ये चीज़ नहीं देखते हैं, मैन्युफैक्चरर ये चीज़ नहीं देखते। मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उसका सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर ने क्या करना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जिस ब्रांड के लिए बना रहा है, वो उसने खरीदनी ही खरीदनी है और आगे उसको मार्केट करना है, ठीक है। वो ये बाउंड होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होता है। जबकि होलसेलर, इसीलिए कभी भी हम लोग भी डायरेक्ट कभी मैन्युफैक्चरर से नहीं परचेज करते हैं। हम लोग भी हमेशा सप्लायर या फिर होलसेलर से ही परचेज करते हैं। ये पूरी एक चेन होती है, ठीक है। मुझे बताएं, ये बात आप लोगों को समझ आई है? या मैं रिपीट करूं? मैन्युफैक्चरर देखें, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान होता है कॉन्ट्रैक्ट। होलसेलर किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होता। होलसेलर कभी भी मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए होते हैं कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स जो आगे रिटेलर उससे खरीदे, जो मार्केट में बिक रहे हों। जबकि सप्लायर क्योंकि बाउंड होता है, उसको हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि आगे ये मेरी प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी। मैन्युफैक्चरर को भी नहीं फर्क पड़ता कि आगे सेल होगी या नहीं होगी। उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, एक ने बनानी है और एक ने आगे बल्क में खरीद के और आगे दूसरों तक पहुंचानी है, मार्केट में उसको लेके जाना है और उसको सेल करना है। ये होता है मेन डिफरेंस। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं। यस, ठीक है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे या होलसेलर के पास जाएंगे, उनके साथ अकाउंट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? हमारे पास जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है रीसेलर सर्टिफिकेट। रीसेलर सर्टिफिकेट हमारे पास लाजमी होना चाहिए। इसी को हम टैक्स परमिट या सेलर परमिट कह रहे होते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? रीसेलर सर्टिफिकेट से आपकी टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है उस स्टेट में। यानी अगर आपके पास किसी स्टेट का रीसेलर सर्टिफिकेट है, आप जब आगे सेल करेंगे तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा जब आप होलसेल से बाय कर रहे होंगे। जो जनरल सेल्स टैक्स होता है वो कौन पे करेगा? एंड कंज्यूमर पे करेगा। आपको जो प्राइसेस पे करनी होंगी वो सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसेस होंगी और होलसेल प्राइसेस होंगी, ठीक है। आप लोगों ने उसको जो सेल्स टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को, जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं। तो इस रीसेलर सर्टिफिकेट का ये फायदा होता है और ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी आगे चल के, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मैं दूंगी जो वाकई में कॉल्स कर रहे होंगे, ईमेल्स कर रहे होंगे। कॉल्स करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कॉल्स नहीं करेंगे तो आप लोगों के अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और अगर अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते तो आप होलसेल नहीं कर सकते। पहले ही ब्रांड अप्रूवल बहुत मुश्किल हो चुका है,
तो कॉल्स आप लोगों ने लाजमी करनी है। ईमेल भी करें, ठीक है, ईमेल से मैं मना नहीं कर रही हूँ, ईमेल भी करें, लेकिन ईमेल कोई 3600 ईमेल होती है उनके पास डेली। आपको लगता है कि आपकी ईमेल इतनी नीचे जाती है, या आपकी ईमेल में उनको कुछ डिफरेंट लगता होगा कि वो आपको कंसिडर करें? आप लोगों ने कॉल लाजमी करनी है। अच्छा, कॉल करने के लिए यूएसए नंबर से आप लोगों ने करनी है, पाकिस्तान से आप करेंगे तो फिर बहुत महंगे रेट्स होते हैं। यूएसए नंबर के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर का मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जब टाइम आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने किससे परचेज करना है, और सही टाइम पे आप लोगों को हर चीज़ पता चल जाएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेनिफिट्स की बात करें कि हम क्यों डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, एक तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा एमओक्यू और एमओवी जो है वो कम होता है अगर आप उसको ब्रांड से कंपेयर करें। सेकंड ये कि आपको वो कैटलॉग्स देते हैं, और कैटलॉग्स में से भी फिर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और जब आप उनको चेक करते हैं अमेजोन पे तो यूजुअली आपको अच्छी ही मिल रही होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो उनके पास जो सेलर्स आ रहे होते हैं वो मोस्टली अमेजोन पे होते हैं, तो आपको एसन वैसन की भी टेंशन नहीं होगी उसमें। अमेजोन फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत मिल जाएंगे आपको, एक ये फायदा होता है ब्रांड अप्रूवल से अगर आप कंपेयर करें तो। उसके बाद ये है कि वही एमओवी वाली बात हो गई कि अगर आप ब्रांड से परचेज कर रहे हैं, आपका एमओक्यू एमओवी बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट लाते लाते भी टाइम लगेगा, प्रोडक्ट टेस्टिंग में आप लोगों का बहुत बजट जाएगा, तो बेहतर ये है कि आप लोग स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटर से करें। हाँ, ब्रांड्स भी अगर मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएं, स्मॉल ब्रांड्स मिल रहे हैं तो इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने आसान होते हैं, और ये कि जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो उनसे आप लोग लेके प्रोडक्ट्स और टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एमओक्यू और एमओवी क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ जिनको नहीं पता। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और एमओवी होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? मैंने अगर किसी कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है और उसको सेल करने आगे, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई, मैं चले स्किन केयर की प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे प्रोडक्ट्स दिखाई, उसने कहा ठीक है हमारे पास ये फेस वॉश है, एक ये फेस वॉश है, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। इन फेस वॉशेस में से जो ड्राई स्किन के लिए है उसकी मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी 10 यूनिट्स, और जो ऑयली स्किन के लिए है उसकी मिनिमम क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी हमसे 20 यूनिट्स, और इससे कम हम आपको सेल नहीं करेंगे। ये क्या हो गई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कहा कि आपको हमसे मिनिमम इतनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की परचेज करनी पड़ेगी तो हम आपको सेल करेंगे, वरना हम आपको नहीं सेल करेंगे, इससे नीचे हमारी पॉलिसी है कि हम नहीं सेल करते हैं। ये ही इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, यानी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और उसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट ब्रांड्स की जो एमओक्यू है वो भी डिफरेंट होगी। इसके बरक्स जो एमओवी है, एमओवी क्या है, मैं गई हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ठीक है आपने मुझसे स्किन केयर भी बाय करना है, आपने मुझसे हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बाय करने हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी बाय करना है, जो भी आप बाय करें कोई यूनिट की कैद नहीं है, लेकिन आपने मुझसे मिनिमम $1000 की परचेजिंग करनी है। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट्स इसमें से ले जाएं, कितने भी ले जाएं, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए कि $1000 की आप मुझसे खरीदारी करें, ये हमारी पॉलिसी है। तो ये होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। ये बात समझ आई है? जल्दी से बस चैट में एक दो यस मुझे दिख जाए। क्लियर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं और किन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। पहला तो ये वही जो हमने डिस्कस किया, जिनका लो एमओक्यू और एमओवी है आप उनके साथ जाएं। क्यों? आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप लोग कम बजट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकेंगे और टेस्ट कर सकेंगे। अगर समझें $50 की प्रोडक्ट है और आपसे उसने कह दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने कि इस प्रोडक्ट की जो हमारी वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो 10 यूनिट्स है, तो कितने बन जाएंगे? $500 तो आपका एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में ही चला जाएगा। तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट की जो हमने कॉस्ट डिसाइड की थी वो उसी के दरमियान होनी चाहिए, 20 to 50 के दरमियान अगर प्राइस है तो बेस्ट है। और जो एमओक्यू है और एमओवी है डिस्ट्रीब्यूटर का वो भी कम होना चाहिए, तो आप लोग अच्छे से टेस्ट कर सकेंगे। सेकंड, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपको अमेजोन पे सेल करना अलाउ करें। ये बात आप लोगों ने उनसे कैसे पूछनी है ये मैं आपको कॉल वाले लेक्चर में बताऊंगी कि हम डायरेक्ट कभी भी
डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से ये नहीं पूछते कि क्या वो अमेजोन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि ये अमेजोन के लिए पूछने आए हैं और यूजुअली वो मना कर देते हैं। आप लोगों ने हमेशा अपनी वेबसाइट के थ्रू पूछना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस्ट हैं जो आपको अमेजोन पे सेल करना अलाउ कर रहे हों। थर्ड ये कि जो आपको लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज क्या होती हैं कि जब आप अपना प्रोडक्ट कोई भी अमेजोन पे सेल करते हो, तो कैसे पता चलेगा अमेजोन को कि कोई इन्वेंट्री आ रही है वो आप ही की है। आपने क्या करने होते हैं, लेबल्स जनरेट करने होते हैं सेलर सेंट्रल से। उन लेबल्स को आपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है और अपनी प्रोडक्ट्स पर लगवाना होता है। फिर जब वो इन्वेंट्री अमेजोन के पास आती है, अमेजोन लेबल्स को स्कैन करता है और पता चल जाता है ये जी इस सेलर सेंट्रल के इस बंदे की इन्वेंट्री है और वेयर हाउस में वो आपके नाम से है। ठीक है। तो ये लेबलिंग ज़रूरी होती है, और लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स दें वो आपके लिए बेस्ट है। अगर ना भी दें तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन ये होता है कि फिर हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है कि हमें 3PL सर्विसेज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर करने पड़ते हैं, उनसे लेबलिंग करवानी पड़ती है और फिर वो हमारी प्रोडक्ट्स को अमेजोन तक पहुंचाते हैं, वहां तक शिप करते हैं। तो वो उसके लिए चार्ज करते हैं। ठीक है। यही जो कॉस्ट होती है ना, यही कॉस्ट हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमेशा ऐड करते हैं। $2 मिनिमम हम मिसलेनियस कॉस्ट ऐड कर रहे होते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हो तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी पूछनी है कि क्या वो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। फोर्थ पॉइंट ये कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ऑथेंटिक हों। अच्छा, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से होते हैं, उनका कैसा पता चलेगा? एक तो ये, जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको वहाँ वेबसाइट पे ब्रांड्स देखकर भी आइडिया हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। अच्छे ब्रांड्स लेकर बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ। आप उन ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है? क्या ये वाक़ई आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं? सेकंड ये कि जो ब्रांड्स ने आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिए हैं, ब्रांड आपको खुद तो अलाउ नहीं कर रहा सेल करना अमेज़न पे, लेकिन वो ये कहता है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर लें। अगर वो नहीं भी कहता तो आप उनसे लाज़मी पूछें कि आप अगर हमें सेल नहीं करने दे रहे हैं अमेज़न पे, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमें नाम बता दें, ठीक है? तो वो जो होंगे वो आपके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। इसके अलावा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक निशानी ये भी है कि उनके पास ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर होता है। आप चाहें तो ये पूछ भी सकते हैं उनसे, वैसे थोड़ा-सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, लेकिन अगर आपको शक है कि नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा नहीं है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। सेकंड ये कि जब आप उनको कॉल करेंगे, उनकी बात करने के तरीके से भी आपको पता चल जाएगा प्रोफ़ेशनली बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सीरियस हैं बिज़नेस को लेकर या नहीं है, कैसा उनका रिस्पॉन्स है। वहाँ से भी थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हो जाता है। और अमेज़न जो है 100% ये गारंटी है कि उनकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब आप लोगों के पास सेलर सेंट्रल नहीं होगा जिनके पास, तो इनवॉइसेस अगर वो आपको फ्री इनवॉइसेस नहीं दे रहे, तो आप लोग कैसे जज करेंगे ये ऑथराइज्ड हैं या नहीं है? तो हमने जैसे पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो ये कि वो ब्रांड के ऑथेंटिक होंगे, उनके पास ऑथराइज़ेशन लेटर होगा। फिर ये कि अगर उनकी वेबसाइट पे आपको अच्छे ब्रांड्स दिख रहे हैं, आप उन ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके भी पता कर सकते हैं कि वाक़ई ये आपके ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को गूगल पर ढूँढना कैसे है। यहाँ पे 3 टेक्नीक्स लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ टेक्नीक्स होती हैं, उन पर एक वीडियो भी मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूँगी। फ़िलहाल जो है वो हम इन टेक्नीक्स को डिस्कस करेंगे। टेक्नीक्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को आज का असाइनमेंट बता दूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा प्रैक्टिकल है, वो मैं आप लोगों को करके दिखाने लगी हूँ, तो स्लाइड्स को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों का असाइनमेंट जो होगा, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूँढी थी, अगर आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालना चाहें, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी निकाल सकते हैं। या जो टेक्नीक्स मैं आपको बताने लगी हूँ, आप इसके थ्रू गूगल पे सर्च करके अगर निकालना चाहें डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो आप इनके थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने 1 हफ्ते आप लोगों के पास है नेक्स्ट लेक्चर तक, तो आप लोगों ने क्या करना है कि 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स तकरीबन आप लोगों ने फाइंड करने हैं। अब 50 नहीं हो पा रहे हैं, 30 लाज़मी होने चाहिए। ये आप लोगों के लिए ही करवा रही हूँ मैं। आप लोग इस इंटर्नशिप को प्लीज़ सीरियस लेके चलें। आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, साथ-साथ असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तरीक़ेकार आपको बताया जा रहा है। आप लोग अपना डाटा पहले से कंपाइल करके रखें। क्लाइंट के इंतज़ार में नहीं बैठना है, प्लीज़।
क्लाइंट के इंतज़ार में नहीं बैठना है, अभी से डाटा कंपाइल करके रखें, क्लाइंट आए आपके पास हर एक चीज़ मौजूद हो। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करें। एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को दिखाई थी जो लास्ट असाइनमेंट में, उसी के आगे आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पहली टेक्निक क्या होती है कि सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, आप लोगों ने लिखा बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। आप लोगों के पास अच्छी खासी एक लिस्ट आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इसके अलावा जो ऐसी लिस्ट आपके पास होंगी 14 डिस्ट्रीब्यूटर्स या 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये वाली, इसमें जाकर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फिर आप उनको एक एक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टेट वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। ये देखें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। स्टेट वाइज आप टारगेट कर रहे हैं, आप ब्रांड के नाम से भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आपको कैसे पता चलेगा ऑथेंटिक है या नहीं है। ये दिख रहा है आपको? आप इनकी लोकेशन चेक करें, इनकी गूगल पर इमेजेस चेक करें, वाकई में कोई वेयर हाउस है इनका, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ से भी आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि जी ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ब्रांड के थ्रू आप लोगों ने ट्रेस कर लिया। आप और भी बहुत से तरीके हैं, आप लेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप लेटर्स के थ्रू करना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा जो थी वो मैंने आपको कहा था मैं वीडियो शेयर करवा दूंगी। अच्छा, एक मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ यहाँ से। कोई ऐसी वेबसाइट हम चेक करेंगे जिसमें हमें एमओक्यू और एमओबी वगैरह पता चल सके। ये तो हमें कोई सप्लायर लग रहा है आई थिंक। अगर किसी के पास फिलहाल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम आप लोगों को पता हो, क्या चले मैं खुद देखती हूँ। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो रहा है, इनकी लोकेशन, इनकी इमेजेस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ये जो चीज़ है, ये मुझे कौन बताएगा ये क्या है? जल्दी से बताएं कमेंट में। फ्री शिपिंग एट $750। एमओवी, जी बिल्कुल, ये एमओवी है। किसी ने एमओक्यू भी कहा है, नहीं एमओक्यू नहीं है ये। एमओक्यू हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। वो होता है कि जब आपको क्वांटिटी पे लिमिट होती है। ये क्या है? ये एमओवी है कि आपने मिनिमम इतनी अगर आप परचेज करते हैं हमसे, तो आप लोगों की जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी। यही देखें, ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ से भी आइडिया हो रहा है कि ये ऑथेंटिक है। इसके अलावा कांटेक्ट इनका आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस नंबर पे आपने कॉल करनी है, इस नंबर पे आपने इनको ईमेल करना है। और अगर ईमेल नहीं है इनके पास तो कांटेक्ट अस का पेज होता है अक्सर वेबसाइट पे, और कांटेक्ट अस पे जाके
वो आप लोग वहां से आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सिंपली एक ईमेल टाइप होता है। आपसे वो आपका नाम वगैरह पूछते हैं और सब कुछ। और फॉर्म फिल करना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। वैसे फॉर्म इतना मुश्किल होता नहीं है, अगर इनके साथ यहाँ पे होगा कहीं पे तो। ये देखें, होलसेल अकाउंट अप्लाई कर रही हूँ मैं इसके लिए, न्यू अकाउंट एप्लीकेशन। उसमें भी आप लोगों को सिर्फ वो लोग आपका फोन नंबर, टैक्स आईडी और ये सारी चीजें, ये देखें। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल बिजनेसेस प्रेफर्ड। ठीक है, अब रिटेल ब्रिक एंड मोर्टार क्या होते हैं, जो फिजिकल स्टोर होते हैं ये उनको प्रेफर करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ये आप अपना देंगे। फोन नंबर जो आप यूज कर रहे हैं आप वो देंगे। कंपनी नेम वैसे तो आपने क्लाइंट का देना है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को मैं रीसेलर सर्टिफिकेट भिजवाऊंगी तो आप जो उस पे मेंशन होगी कंपनी, आप उसको यूज कर सकते हैं। री, रीसेल आईडी या टैक्स आईडी, सेलर परमिट नंबर, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ये एक ही चीज होती है, ठीक है। ये आपके सेलर परमिट पे मेंशन होगा, वो आप लोगों ने लिखना है और यहाँ से फाइल अपलोड कर देनी है, सिंपल। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, इनके आप लोगों ने जवाब दे देने हैं। एड्रेस वगैरह सब कुछ क्लाइंट का लिखा जाता है, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन होगा रीसेलर सर्टिफिकेट में आप लोगों ने वो लिख देना है। बॉक्स को चेक करना और सबमिट करवा देनी है। सिर्फ इतना सा काम होता है और आप लोगों का होलसेल अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये फिर आप लोगों ने कांटेक्ट करके क्या करना है, इनसे कैटलॉग ले लेना है। कैटलॉग में से फिर आप प्रोडक्ट्स निकालेंगे। अच्छा, एक चीज होती है मैप पॉलिसी। मैप पॉलिसी का भी मैं आपको बता देती हूँ। मैप पॉलिसी क्या होती है, वैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, कि ब्रांड या मैन्युफैक्चरर कहता है कि मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस इस प्रोडक्ट के लिए हमारी ये है। यानी कि आप इस प्रोडक्ट को मिनिमम इतने डॉलर्स में सेल कर सकते हो, इससे नीचे आपने नहीं जाना। इससे नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्रांड की मार्केटिंग भी खराब होती है और लोगों को भी शक होता है कि कहीं स्कैम तो नहीं है, इतना सस्ता प्रोडक्ट और ये लोग किसी ब्रांड का सेल कर रहे हैं। तो ब्रांड पे असर पड़ता है। अगर आप लोगों से ब्रांड ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप अमेजोन पे हैं और आप ये कर रहे हैं कि जी प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई, आपने प्राइस डाउन कर दी और वो जो ब्रांड है वो अमेजोन पे एक्टिव है, तो आपको फॉरेन आईपी कंप्लेन आ जाएगी, लिस्टिंग से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। वेबसाइट आपने अच्छी तरह से रीड करनी है। अबाउट अस के का पेज है, एफएक्यू वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आप लोगों ने पढ़नी है। इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज, ये जो भी इनकी पॉलिसीज हैं, रिटर्न पॉलिसी अगर लिखी हुई है ये देखें, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। इनकी 30 डे रिटर्न पॉलिसी है, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब अगर कोई मसला हो जाता है तो 30 डेज के अंदर अंदर ये लोग इन्वेंट्री वापस ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। रीफंड पॉलिसी क्या है कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर लिया रिफंड के लिए, ये भी सही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। एक्सचेंज पॉलिसी, डैमेज और डिफेक्टिव आइटम्स। अब इससे फायदा क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, अगर आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हुई, प्री इनवॉइस आपको नहीं मिली थी और जो मिली वो भी बाद में एक्सेप्ट नहीं हुई, या फिर लिस्टिंग से आपको रिमूव कर दिया गया, मसला हो रहा है, अमेजोन को अपील लिख रहे हैं, जो भी मसले हो रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री तब तक पड़ी है, तो इन्वेंट्री ज़ाया करने से बेहतर है कि आप लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें जो रिटर्न लेते हो, आप उनको रिटर्न कर दें इन्वेंट्री, आप लोगों की इन्वेंट्री वेस्ट ना जाए। तो ये फायदा हो रहा होता है। इस चीज़ को लाजमी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है वेबसाइट को। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, इनके पास सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। बताएं मुझे, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि मीटिंग का टाइम हमारा सिर्फ 10 मिनट रह गया है। कोई सवाल है आप लोगों के, जल्दी से पूछें। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? जी बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएं? गूगल क्लासरूम का लिंक आप लोगों के साथ शेयर हुआ था, वहां पे क्वेश्चन दिया होगा असाइनमेंट का, वहां पे आप लोग सबमिट करवाएं। कैन यू बाय 200 केसेस एट अ टाइम मीन्स? क्या मतलब 200 केसेस एट अ टाइम?
कर सकते हैं आप बाय। अगर आपके पास इतना बजट है, अगर आपने प्रोडक्ट टेस्ट की हुई है तो आप कर सकते हैं बाय। जैसे वे टू बी ट्रांसपेरेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड एंड स्टिल डू द बिजनेस, जी बिल्कुल। आप लोग जितना ट्रांसपेरेंट रहें उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। लेकिन अमेजोन वाली जो बात मैंने की थी ना, वो इसलिए की थी कि फिलहाल जो चल रहा है वो ये हो रहा है कि ब्रांड अप्रूवल दे नहीं रहे हैं। वो आपको ये कह देंगे कि हम फर्दर रीसेलर्स नहीं ले रहे हैं अमेजोन के लिए, या वो ये कहेंगे कि हम ऑनलाइन रिटेलर्स को प्रेफर नहीं करते, अब हम नहीं करते ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ बिजनेस। इसलिए आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो आपको नहीं अमेजोन के लिए अलाउ कर रहे, उनसे आप क्या करें कि वेबसाइट पर अप्रूवल ले लें, अगर तो वो अमेजोन पर एक्टिव नहीं है तो। अगर तो एक्टिव है तो फिर तो उन्हें पता चल जाएगा कि ठीक है, आपने आए हैं आप उनकी लिस्टिंग पे, आपने परचेजिंग किसी और से की, और आईपी कंप्लेंट आपको आ जाएगी। लेकिन जो इनएक्टिव ब्रांड्स हैं, अमेजोन पे इतने एक्टिव नहीं है, उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्रूवल ले लें। बाकी जो ऐसे हैं कि अमेजोन पे अप्रूवल दे रहे हैं, आप लोगों ने अमेजोन का पूछना है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने धोखा देना है या कुछ, आप लोगों ने अमेजोन का पूछना है। लेकिन किस तरीके से पूछना है ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब डायरेक्ट आप लोगों ने ये नहीं पूछ लेना, फौरन ही जाते साथ नहीं ये पूछ लेना कि आप अमेजोन पे सेल करने देते हैं या नहीं, या ऐसे नहीं। ऐसी बात नहीं करनी, ये बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। कैटलॉग वेटलॉग आ गया, सब कुछ आ गया, आप लोगों ने ले लिया चीजें, एमओक्यू एमओवी पूछ लिया, अच्छा रिलेशन हो गया, फिर आप पूछ लें उनसे। और वो भी कैसे पूछना है, डायरेक्ट नहीं पूछना आप लोगों ने उनसे, ऐसे पूछना है कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे या ऑनलाइन रीसेलिंग अलाउ करते हैं या नहीं करते। मेमोरीज कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर आस्किंग फॉर ओपनिंग। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस वो यही होता है कि कॉस्मेटोलॉजी में अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस है, कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा, आपने उनसे किसी ऐसे प्रोडक्ट की बात की होगी जिसको सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब गवर्नमेंट उसको ऐसे सेल करना अलाउ नहीं करती। मेडिसिन्स होती हैं या तो सीरम्स वगैरह होते हैं अक्सर, तो इन पे होता है ये सब। कैसे पता चलेगा ब्रांड अमेजोन पे एक्टिव नहीं है? उस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी कहीं पे भी वो खुद सेल नहीं कर रहा होगा। थैंक्स, व्हेन यू डिस्कस दिस टॉपिक। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कॉल्स का हमारा पूरा लेक्चर होगा। इफ एनी कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट टू अमेजोन देन हु विल बेयर डिलीवरी चार्जेस? अमेजोन और सेलर। अगर आपका रिटर्न आता है तो आपकी फीस एक डिडक्ट होती है, लेकिन अगर ज़्यादा रिटर्न आ जाए तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। फीस का ये है कि अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिटर्न की थोड़ी सी फीस डिडक्ट होगी। मैम प्री इनवॉइसेस पेड होती हैं, फ्री फ्री होती हैं। बस प्री इनवॉइस क्या होती है कि आपने उनसे कहना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, जितने भी यूनिट आप बाय कर रहे हैं, प्री इनवॉइसेस ये होती है कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या वो आपके लिए एक रिसीट बना सकते हैं, एक इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस में बस ये मेंशन होता है कि आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी खरीदी है इस डेट को, बस। जैसे एक रिसीट होती है ना, आपको लिख के दिया जाता है कि ये चीजें दुकान से खरीदी गई हैं इस डेट को, सिर्फ ये होती है इनवॉइस। तो अगर वो आपको मतलब ऑर्डर करने से पहले प्री इनवॉइस बना के दे देते हैं और फिर आप अमेजोन पे उसको टेस्ट करते हैं, वो होती है प्री इनवॉइस। और टेस्ट करने अच्छी बात है ये, यही करना है आप लोगों ने। पहले से आप लोगों ने टेस्ट कर लेना है, अगर आपके अमेजोन उस पे अकाउंट पे सही एक्सेप्ट हो गई है तो आप ऑर्डर कर लें। और अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूटर अमेजोन पे अलाउ करता हुआ, ब्रांड अलाउ करता हुआ, तो आप उनको सीधा सीधा बता भी सकते हैं कि मुझे टेस्ट करना है, आप मुझे दे दें प्री इनवॉइस। मैम मैंने आज ज्वाइन किया है, कल वाला असाइनमेंट मैं कब तक सबमिट करवाऊँ? अच्छा, आप नेक्स्ट वाले के साथ करवा दीजिएगा, उसमें हम आप लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब से। अ, या तो एडमिन आपके साथ शेयर कर देंगी पिछला लेक्चर। और उसमें बस यही था कि हमने प्रोडक्ट्स हंट की थी, मैन्युअली हंट की थी सेलर स्नाइपिंग के थ्रू, और वो आपने तकरीबन 10 भी अगर आप सबमिट करवा दें तो इनफ है।
कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के रिव्यूज गूगल पर पॉजिटिव होते हैं बट ट्रस्ट पायर पर नेगेटिव होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, इस कंडीशन में आप उनके ब्रांड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ग्रुप वगैरह में पोस्ट लगाएं और लोगों से पूछें कि उनके क्या रिव्यूज हैं। अक्सर जो ट्रस्ट पायर पे रिव्यूज होते हैं ना, वो सही होते हैं। ये मैंने आजमाया है। कभी कभी इंसान को लग रहा होता है कि यार नहीं, किसी ने एम ही दे दिए होंगे, कोई अपना भी मसला होगा तो इसलिए नेगेटिव रिव्यूज दिए, या किसी कंपेटिटर ने दे दिए होंगे। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि वो रिव्यूज सही होते हैं। तो आप पहले अच्छी तरह से तहकीक करें, उसके बाद ही ऑर्डर करें। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग ब्रांड्स को कॉल्स करना और उनको ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें, और फिर वो नहीं अलाउ करते तो आप उनसे पूछें, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। उनसे फिर आपको कोई खतरा नहीं होता। जब ब्रांड ने खुद ही कह दिया, उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपको खुद ही दिया है, कांटेक्ट भी दिया है, तो फिर क्या डर? आर यू ऑफरिंग एलएलसी फॉर्मेशन सर्विसेज? नहीं, हम एलएलसी नहीं बनाते अनफॉर्चुनेटली। वो थोड़ा अलग डोमेन है। लेकिन अगर आपको बनवानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेक्सास की बनवाएं। थोड़ी महंगी बनेगी, लेकिन फायदेमंद बहुत है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज की मीटिंग क्योंकि हमारी सेकेंड मीटिंग तक नहीं जाएगी, मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों का Q&A सेशन होगा अलग से। बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे हम वो उस क्लास में लेंगे। इसलिए अगर किसी का वाई टेक्सास एलएलसी इज बेटर। अच्छा, टेक्सास का एक ये कि हर स्टेट का ये है कि आपको रिन्यूअल फी पे करनी पड़ती है हर साल, अपने रीसेलर सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवाने के लिए। तो वो आपको महंगा पड़ जाता है। टेक्सास में आपको ये नहीं करना पड़ता। सेकंड, टेक्सास एक ऐसा स्टेट है जो आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एलएलसी पे। यानी अगर आपकी सिंगल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी है ना, किसी एक बंदे के नाम भी है, और अगर कोई आप पर केस कर देता है, आपको सू कर देता है, तो क्या होगा कि वो आपके जो प्रोफेशनल एसेट्स हैं सिर्फ उन पर काबिज हो सकता है, वो आपसे ले सकता है, आपके पर्सनल एसेट्स को वो नहीं छेड़ सकता। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको फायदा देती है टेक्सास। आपको जो लीगल प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल, उस पे भी, एलएलसी पे भी। बाकी स्टेट्स में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि टेक्सास की थोड़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन बनवाएं, वो ज़्यादा अच्छी है। रिन्यूअल फी नहीं देनी पड़ेगी, और खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है बिजनेस में, तो उसमें आपको लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। आपकी कंपनी का नुकसान हो सकता है, आपकी कंपनी के एसेट्स का हो सकता है, कुछ भी कोई आप पे केस करे, लेकिन आपके पर्सनल एसेट्स को कोई नहीं छेड़ सकता। अगर ब्रांड हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड कर भी दें बट उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिव्यूज नेगेटिव हों, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, जो ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स देंगे, मुश्किल है कि उनके रिव्यूज नेगेटिव हों। एलएलसी अगर हम बना दें तो कॉस्ट कितना आएगा? ये आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितना कॉस्ट आएगा? मेरे ख्याल से तो $300